हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने रिसोर्स प्लानिंग को स्टार्ट किया था और देखा था कि हमारे इंडिया के लिए जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कितनी जरूरी है, और इसके पीछे रीजन भी देखा था कि क्यों हमें रिसोर्स प्लानिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हमने रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमारे इंडिया में। हमने एग्जाम्पल लिया था राजस्थान का, जहां पर सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बट यहां पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत अच्छे नहीं है। इसी तरीके से हर स्टेट में हमारे यही सिचुएशन है। एक स्टेट कुछ रिसोर्सेज में बहुत अच्छा है, बट दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, अदर जो रिसोर्सेज हैं उनमें वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे में हमारे पूरे नेशन की और उन स्टेट्स की डेवलपमेंट किस तरीके से आगे लेके जाएं, तो हमने जो आइडिया को अडॉप्ट किया वो क्या है जी, रिसोर्स प्लानिंग। इसी में हम इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि रिसोर्स जो प्लानिंग है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स को क्या करना पड़ता है, हमें उठाना पड़ता है। जैसे कि जो हमारा रिसोर्स प्लानिंग के लिए फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को फाइंड करें, आइडेंटिफाई करें। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है बच्चे, सर्वे करते हैं हम अपने रिसोर्सेज का कि किस तरीके से कहां पर कितने रिसोर्सेज हैं। मैपिंग यानी कि हम उनके मैप्स बनाते हैं और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का एक क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, जिससे कि हमें पूरा ओवरऑल रिसोर्सेज के बारे में क्या हो जाता है, पता चल जाता है मैप्स के थ्रू उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। पहला ये हमारा स्टेप है। सेकंड स्टेप में बच्चे हम क्या करते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं। किसके साथ, हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, यानी कि हमारे पास टेक कितनी है, हमारे पास स्किल कितनी है, हमारे पास कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो हम एक प्लान तैयार करते हैं जो कि क्या होता है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, जिससे कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब होता है। थर्ड स्टेप बच्चे इसमें होता है, हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को किसके साथ मैच करते हैं, हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ। यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बट वो जो रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे नेशनल जो डेवलपमेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों पैरेलल चलना चाहिए, रिसोर्स भी डेवलप करने हैं हमें और हमारे नेशन की डेवलपमेंट भी क्या करनी है, उसी तरीके से रन करनी है, उसी तरीके से चलानी है। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, पूरे रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो यहां पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यानी कि जो ये ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो हम इसको यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। अब बच्चे जो ये हम ओवर यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है, तो बहुत सारे थिंकर्स ने इनके बारे में अलग अलग चीजों को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, उनके बारे में अलग अलग चीजें कही है। जैसे कि गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि जो हमारे ये नेचर है हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, फ्री में प्रोवाइड करती है। ये हमारी नीड्स के लिए तो क्या है, इनफ है, हमारी नीड्स को तो ये पूरा कर सकती है, बट हमारी ये ग्रीड को नहीं कर सकती। यानी कि अगर हम इसे एक्सप्लॉइट करेंगे लालच के अंदर आकर, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी डिमांड के साथ मीट नहीं करेंगे। हमारी नीड पूरी हो सकती है, बट हमारी लालच यानी कि हमारी ग्रिड वो क्या नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। ये गांधी जी का कहना था। और इसी पर बच्चे रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
और बहुत सारे राइटर्स हमारे सामने आए जिन्होंने क्या किया, रिसोर्स कंजर्वेशन के मेथड्स को हमारे सामने रखा और कहा कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें और जो हमारी डेवलपमेंट है उसे हम क्या करें, सस्टेनेबल बनाएं, जिससे कि दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी भी मैनेज हो और हमारी नेशनल डेवलपमेंट भी क्या हो सके, अच्छे से चल सके। तो हमारा जो फर्स्ट चीज है बच्चे वो है द क्लब ऑफ रोम। जो ये क्लब ऑफ रोम है इसने फर्स्ट टाइम हमारे सामने सिस्टमैटिक वे रखा रिसोर्स कंजर्वेशन का, यानी कि द क्लब ऑफ रोम में सबसे पहली जो चीज थी वो थी कि रिसोर्स को कंजर्व किस तरीके से किया जाए और इसके लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी कहां की गई, क्लब ऑफ रोम में ही की गई। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये कब बनाया गया जी, 1968 में। सेकंड बच्चे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है, एक बुक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, स्यूमेचर। ये जो पर्सन है स्यूमेचर है, ये गांधीयन फिलॉसफी पर क्या करता है, इंफेसाइज करता है और ये कहता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करके रखना है, बचा के रखना है, जो हमारी नीड्स को भी फुलफिल करे और आने वाली जो जनरेशन है उसे जो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो ना करनी पड़े। तो ये हमारा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, स्यूमेचर। थर्ड बच्चे, द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। तो यहां से आपको क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है कमीशन की वो कब की गई, कब दी गई बच्चे, 1987 में। तो जो ये रिपोर्ट थी इसने कौन से कंसेप्ट को हमारे सामने रखा, तो इसने हमारे सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को रखा और उसने रिसोर्स कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स को भी हमें बताया, यानी कि उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाई। और यही रिपोर्ट आगे चलकर एक बुक में क्या हुई, पब्लिश हुई, जिसका टाइटल क्या था बच्चे, अवर कॉमन फ्यूचर। यानी कि ब्रुटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट थी आगे जाकर एक बुक में क्या कर दी गई, पब्लिश कर दी गई, किस मतलब टाइटल से, अवर कॉमन फ्यूचर। तो यहां से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे स्मॉल इज ब्यूटीफुल करके, व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, द क्लब ऑफ रोम के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट कमीशन के मतलब कमीशन रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है व्हाट इज अवर कॉमन फ्यूचर। तो आपको बताना होगा जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट है उसको आगे जाकर एक बुक के थ्रू पब्लिश किया गया था जिसका टाइटल क्या था, अवर कॉमन फ्यूचर। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये हमारा टॉपिक भी क्या होता है, यहाँ पर खत्म होता है। यहीं से इसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे यहां पर किस तरीके से लैंड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला जो टॉपिक है वो इसके यूजेस पर ही है, यानी कि लैंड जो रिसोर्सेज हैं उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि लगभग जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है वो हम कहां पर करते हैं, लैंड पर ही करते हैं। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि जो लैंड है उसके यूजेस क्या हैं, तो आप ये सारे बता सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्रीकल्चर, दूसरा फॉरेस्ट्री, तीसरा माइनिंग, फोर्थ कंस्ट्रक्शन। इसके साथ साथ बहुत सारे और यूजेस भी हैं लैंड के, उनके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चे हमारे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में हमारे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि अलग अलग, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इस तरीके से हमारे लैंड क्या है, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग रिलीफ में क्या है, डिवाइडेड है। जैसे कि यहां हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें हमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में 43% लैंड क्या है, प्लेन्स के अंदर आते हैं, उसी के अंदर 30% जो लैंड है वो माउंटेन्स के अंदर आता है और 27% जो लैंड है वो किसके अंदर आता है, प्लेट्यूज के अंदर आता है। और यहां से भी आपसे एमसीक्यू पूछने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज रहती है कि जो प्लेन्स हैं वो हमारे कितने परसेंट एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि हम लैंड को किस तरीके से यूज करते हैं।
तो हमें 5 वेज दिए हुए हैं जिससे कि हम लैंड के यूटिलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला बच्चे फॉरेस्ट, यानी कि लैंड का जो पहला यूटिलाइजेशन है, यूज है, वो क्या है बच्चे, फॉरेस्ट। हमारे बहुत सारा लैंड हमारे पास ऐसा है जहां पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड बच्चे, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो यूटिलाइजेशन है, वो क्या है, ऐसा लैंड जो हमारे लिए कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें ए है बैरन एंड वेस्ट लैंड, यानी कि बंजर भूमि, बंजर जहां पर हम किसी तरीके का कोई कल्टीवेशन एक्टिविटीज नहीं करते। इसमें इसी में बच्चे बी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि हमारा कुछ ऐसा भी पार्ट है लैंड का जहां पर आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, आपको रोड्स मिलेंगे, फैक्ट्रीज मिलेगी, अलग अलग तरीके की और सिस्टम मिलेंगे जो कि नॉन एग्रीकल्चर है, एक्टिविटी है। तो इसी लैंड को हम किस में रखते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में। एक यूजेस ये है हमारा। थर्ड बच्चे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसमें हम ए बी सी यानी कि 3 चीजें देखते हैं जो कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि जहां पर हम कल्टीवेशन नहीं करते, तो इसमें एक्सक्लूड करते हैं फैलो लैंड को। फैलो लैंड हमारा एक फोर्थ टाइप है, फोर्थ थिंक है, उसको हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। बट यहां पर जो लैंड है वो किसमें है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। यहां जो ए है बच्चे वो परमानेंट पॉइस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जो पहला टाइप है वो हमें पॉइस्चर, यानी कि जहां पर हम कैटल्स को क्या करते हैं, फीड करवाते हैं, यानी कि वहां पर उनको चराते हैं, वो वाला एरिया इसमें रखा जाता है। बी लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स, यानी कि यहां नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर आप ट्री क्रॉप्स लगा रहे हैं। आपने जो बाम्बूज की जो कल्टीवेशन होती है, उस तरीके की जो सारी कल्टीवेशन है, जो ट्री क्रॉप्स है, वो किस में आती है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स में। थर्ड बच्चे इसमें सी जो पार्ट है वो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इसके बारे में आप ध्यान रखना, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, जो कि लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक ऐसा लैंड जो कि पिछले 5 सालों से ज्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, यानी कि उस पर कोई भी कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फोर्थ बच्चे हमारा यहां आता है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होते हैं, इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट ए है करंट फैलो लैंड और बी है अदर देन करंट फैलो लैंड। जो करंट फैलो लैंड है वो क्या है जी, ऐसा लैंड जिसको हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, कितने टाइम के लिए, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 1 साल या उससे कम अगर कोई लैंड पर कल्टीवेशन एक्टिविटीज नहीं हुई है तो उसे हम कहां रखते हैं, करंट फैलो लैंड में। सेकंड बच्चे बी इसमें देखेंगे अदर देन करंट फैलो लैंड, यानी कि करंट फैलो लैंड के बाद के जो पार्ट हैं जिसको हम 1 साल से लेकर 5 साल के बीच क्या छोड़ रहे हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़े हुए हैं, उसे हम किस में रखते हैं, अदर देन करंट फैलो लैंड। और हमने कल्चरेबल देखा ही है, जो 5 ईयर से ज्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़े गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। इसमें बच्चे जो फिफ्थ है हमारा वो है नेट सोन एरिया। तो एक ऐसा लैंड जिस पर हम क्या करते हैं, एक एग्रीकल्चर ईयर में एक क्रॉप को क्या करते हैं, उगाते हैं, सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, उस एरिया, उस लैंड को किस में रखा जाता है, नेट सोन एरिया को। और एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जब एक एरिया को एक बार से ज्यादा फसल उस पर उगाई जाती है, क्रॉप उगाई जाती है एक एग्रीकल्चर ईयर में, तो उस एरिया को क्या बोला जाता है, ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी कि एक से ज्यादा अगर आप क्रॉप को सो और हार्वेस्ट कर रहे हो उसे हम क्या बोलते हैं, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये हमारे जो 5 लैंड यूटिलाइजेशन है जिसमें कि हम अलग अलग टाइप के चीजों को देखते हैं। अब बच्चे हमारे इंडिया में जो टोटल एरिया है उसके बेस पर कितने % फॉरेस्ट है, कितना
हमारे यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड है यानी कि परमानेंट पॉइस्चर्स हैं, कैसे हमारे नेट्स ऑन एरिया चीजें हैं, ये सारे का सारा हमें इस टॉपिक में देखना है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो अगर हम पूरे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखें इंडिया का, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बट ये सारे का सारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, इसे हम क्या नहीं कर पाए हैं, सर्वे नहीं कर पाए हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको कि हम कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्या नहीं कर पाए, सर्वे नहीं कर पाए। तो हमारे पास टोटल हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का 93% क्या है, डाटा अवेलेबल है, जिसके बेस पर हम कुछ चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि जो पहली चीज है वो है कि जो हमारा लैंड है, जो कि किसके अंदर है, परमानेंट पॉइस्चर्स के अंदर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है इस तरीके के लैंड की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अब क्या है, हमारे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, या फिर उस लैंड पर जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण से वहां पर बहुत सारे कैटल्स आ रहे हैं, उसे खा रहे हैं। यानी कि वहां पर कैटल्स की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ रही है, जिसके कारण जो लैंड है वो रिकवरी नहीं कर पा रहा है, तो वो डिग्रेड हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जिससे कि ये जो परमानेंट पॉइस्चर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सेकंड बच्चे, जो हमारा नेट सोन एरिया है वो एनएसए के अकॉर्डिंग 54% है। बट दिक्कत इसमें भी है। दिक्कत क्या है, अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करता है, बनाता है। अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा में जो नेट सोन एरिया है वो हमें 80% मिलेगा। बट जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाते हैं तो वहां पर ये नेट सोन एरिया कम होकर कितना हो जाता है, ओनली 10%। यानी कि 70% डिफरेंस है पंजाब हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो इस डिफरेंस को हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो ये डिफरेंस हमें एक्चुअल प्रॉब्लम्स को क्या करता है, हमारे सामने रखता है। एक हमारा नेट सोन एरिया ये हो गया। आगे बच्चे, फॉरेस्ट एरिया। अब हमारी एक डिजायर थी, यानी कि एक हमने भी ड्रीम देखा था कि हम अपनी कंट्री को 33% जो एरिया है हमारी कंट्री का, उसको किसके अंडर लेके जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया के अंडर लेके जाएंगे। तो ये हमने कहा बनाया था, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई जो 1952 में बनाई गई। इसमें हमने देखा कि 33% एरिया है वो हमें फॉरेस्ट बनाना है, यानी कि फॉरेस्ट के अंडर लेके आना है। बट ये सपना, ये डिजायर हमारी अभी तक क्या नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है। ये जो 33% वाला आंकड़ा है उसे हम क्या नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हम इन चीजों से क्या कर सकते हैं, हमारे इंडिया के लैंड यूज को समझ सकते हैं। आगे बच्चे, जो हमारे टॉपिक्स हैं वो लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड है, उनके रीजन से रिलेटेड है, जिससे कि हमें पता लगता है कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लैंड को क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।